गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वांटम नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं? किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी सही स्थिति और ऊर्जा को निर्धारित करने के लिए हम जिन नियतांकों और इंटीग्रल वैल्यूज़ का प्रयोग करते हैं वो इंटीग्रल वैल्यूज़ क्या कहलाती है? क्वांटम संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है, तो इन अंकीय निरूपणों को हम क्या कहेंगे? क्वांटम संख्याएँ कहेंगे। और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 4 प्रकार का होता है। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होंगी। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या, जो कि द्विगंशी क्वांटम संख्या हमारी क्या कहलाती है? एजियोमेट्रिक क्वांटम नंबर कहलाती है। और थर्ड है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। 4 टाइप्स की हो गई। ठीक है, जैसे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए इन संख्याओं को हम लोग प्रयोग करते हैं। इससे हमें क्या मदद होती है? उसकी स्थिति, ऊर्जा और सारी बातों का हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये रिप्रेजेंट कैसे होती है? फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये मुख्यतः स्मॉल एन से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, किसी दिए हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा नाभिक से दूरी को प्रकट करने के लिए हम मुख्य क्वांटम संख्या का प्रयोग करते हैं। नाभिक से दूरी, क्या बोला मैंने? नाभिक से दूरी और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके या सीधे बोलिए उसकी कोश को उपस्थित को प्रदर्शित करती है। कोश, ठीक है, कोश को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको सामान्यतः इसको हम स्मॉल एन से, प्रतीक सूत्र क्या है इसका? स्मॉल एन। और जैसे जैसे मुख्य कोशों या ऑर्बिटलों को हम प्रदर्शित करते जाते हैं तो क्या आएगा? इसका अंक 1 2 3 4 इस तरह से ये कोशों की स्थिति को हम यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी तो उनकी कोश से त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो नाभिक हो गया आपका, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। और बाहर जो इलेक्ट्रॉन, हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन बाहर उपस्थित है, तो पहली सबसे नज़दीक की स्थिति, ठीक है, पहली ऊर्जा क्षेत्र हो गया, फिर दूसरा क्षेत्र हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठवां, ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट सर्किल होता है ना। ये पूरा कंप्लीट सर्किल होता है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? इसकी एन नंबर्स कहलाएंगे। एन, इनको मैंने अभी आधा बना के छोड़ दिया है, कंप्लीट करें। यहाँ पे एन, ये फर्स्ट क्या? एन की वैल्यू 1 कहलाएगी अंदर से पहली। फिर नेक्स्ट एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, और एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 6। ये 6वीं कक्षा हो जाएगी। ठीक है, इनको क्रमशः हम लोग कैपिटल के, एल, एम, एन, ओ, पी इन अक्षरों से भी लिखते हैं, है ना। 4 5 6 इस तरह से इन कक्षाओं को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन की अगर हमने कह दिया कि n = 1 लिखा है तो इसका मतलब है वो सबसे निम्नतम स्तर में उपस्थित है। के शेल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। के शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है। अब जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो समझ जाएंगे वो l शेल में उपस्थित है। n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो m शेल में उपस्थित है। m शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है। m शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। n = 4 होगा तो आप समझ जाइएगा के, एल, एम, फिर नेक्स्ट n में, n शेल में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन, और o शेल में उपस्थित है, इसका मतलब 5 नंबर होगी। n = 6 होगी तो p। तो इस तरह से हम लोग जैसे जैसे ऊर्जा स्तर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वो सीधे सीधे उसकी कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन की जो मुख्य क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं? वो किस परमाणविक कोश में उपस्थित है। ठीक है, कहाँ विद्यमान है। ठीक है, m कक्षा उस इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या होगी और उसी को हम
किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, n अंक से प्रदर्शित करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को बताएगा, कहाँ उपस्थित है वही स्थान उसका क्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या होगी। मान लीजिए मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन हमारा तीसरी कक्षा में उपस्थित है, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उपकोषों को हम सांकेतिक रूप से, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 1s2 2s2 और 2p में कितने हो गया, 2p 6 हो गया और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, 1s 2s और 2p के बाद 6 4 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन, ऐसा भर देंगे हम लोग। तो इसमें देखिए 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, 1s 2s, ये 3s होगा, 3s में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब आपसे पूछता है कोई कि तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो बताइए उसकी मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप सीधे यहाँ से पिक कर लीजिए, 3s को 1 कर लीजिए। ये क्या लिखा है, ये n नंबर लिखा है, n इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सीधे समझ जाइए कि 3 क्या है, इसकी तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बता रहा है। s मतलब उसकी पहला कोश s हुआ, और जो ये मैंने लिखा है इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को उपस्थिति बता रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे कितने, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमें बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें 1s की बात करता है, तो 1s मतलब n का नंबर 1 हो गया। अगर हम 2s लिख रहे होते तो 2s के लिए निकालते तो n की नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, n की नंबर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसकी नाभिक किस कक्षा में उपस्थित है, उस कक्षा की स्थिति को हम किससे निर्धारित कर देंगे, उसकी n नंबर से। अब देखिए अधिकतम किसी मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या प्रदर्शित होगी वो कैसे, कितनी संख्या हो सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर, इससे सॉल्व करते हैं। 2n स्क्वायर मतलब उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे। मान लीजिए n की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 1 का मतलब है ये किस में शेल में उपस्थित है, k शेल में इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है, k शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब देखिए 2 इंटू एन की नंबर मतलब 1 का स्क्वायर। अब रखिए कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 इंटू 1 मतलब 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कितने होंगे, 2 आएंगे। समझ गए आप। फिर एन की वैल्यू अगर 2 रख देते हैं तो 2 इंटू 2, एन की वैल्यू कितनी रख देंगे, अब 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर निकालिए, सॉल्व करिए तो 2 दूनी 4, 4 आया, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की नंबर 8 आ जाएगी। एन इज इक्वल टू 3 निकालिए, एन इज इक्वल टू 4 निकालिए, 2 इंटू 3 कर लीजिएगा पहले सॉल्व, स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, ये आपका 18 आ जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, है ना। ये 18, 2 8 18 और 32, 32। ये टोटल 2 8 18 32 के फॉर्म में तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये उस कक्षा का मुख्य क्वांटम संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ये मैंने क्या बताया आपको, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल, SHELL शेल, n नंबर। ठीक है, n की नंबर्स को, मैक्सिमम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम लोग सेकंड में जाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद सेकंड हमारा क्या हेडिंग है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम स्मॉल l का प्रयोग करते हैं। द्विगंशी क्वांटम नंबर किससे प्रदर्शित करते हैं, l से प्रदर्शित करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष। ठीक है, उपकोष, या फिर बोलिए इसको सब सेल को रिप्रेजेंट करता है ना।
ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उपकोष को बताता है, किसी मुख्य कोश से संबंधित उपकोषों की ऊर्जा या संख्या को दर्शाता है। इसकी परिभाषा में क्या बताएंगे? उसके कोश या उपकोषों की संख्या को प्रदर्शित करेगा और ये मान क्या है? एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इसका मान एल का मान एन के मान पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब एन के मान के लिए एल के मान संभावित कितने हो सकते हैं? एन की वैल्यू से हम इसमें 1 वैल्यू माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, n-1 इसका फॉर्मूला हो गया सॉल्व करने के लिए, इज इक्वल टू इसको l कर दीजिए। ठीक है, आपको जब n का मान होगा प्राप्त होगा तो इससे हम एक मान घटा करके l का मान निकाल लेंगे। ठीक है, l के अधिक से अधिक 4 मान हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 0, 1, 2 और 3 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए हमने पहली कक्षा में थे n1 - 1 हो जाएगा। पहली कक्षा n की वैल्यू 1 रखा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मान लीजिए दूसरी कक्षा में तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और 3 - 1 करेंगे तो 3 - 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 4 - 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये 0, 1, 2, 3 होगा। 0, 1, 2, 3 कैसे आता है? ये हमारा 0 किसकी वैल्यू आएगी? एस के लिए आएगा, ये पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए। ये हमको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए हमेशा। एस, पी, डी और एफ, ठीक है, उपकोषों को प्रदर्शित करेगा। एस में कितने उपकोष है क्या पता चल रहा है? एस में उपकोषों की संख्या कितनी है? 0। पी में कितने हैं? पी में कितने हैं? 2 उपकोष हैं। ठीक है, एस पी। फिर डी में कितने उपकोष हैं? एन की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 उपकोष हो जाएंगे, एन की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 3 उपकोष हो जाएंगे, एन की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 उपकोष हो जाएंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कोषों की संख्या उसके उपकोषों की संख्या के बराबर है। पहली कक्षा है तो पहली में उपकोष 1 ही है। ठीक है, दूसरी कक्षा में गया तो उपकोष की संख्या 2 हो गई, तीसरी कक्षा में गए तो 3 उपकोष हो गए, चौथी में गए तो 4 उपकोष हो गए। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, n इज इक्वल टू अगर 1 है तो l के मान क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, l की वैल्यू 0 होगी। 0 का मतलब है ये एस उपकोष को बता रहा है। उपकोष किस क्या है? सब सेल किसको बता रहा है? सब सेल एस को बता रहा है। ठीक है, आप समझ जाइएगा, एस सब सेल को। n इज इक्वल टू अगर 2 है तो l के संभावित मान कितना होगा? 0 और 1 आएगा। ठीक है, 0 किसके लिए होगा? s के लिए, और 1 क्या होगा? किसके लिए आएगा? p के लिए आएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 है तो l के संभावित मान हो जाएंगे 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो 0, 1, 2 किसके लिए? s, p और d के लिए। अब ठीक है, समझ जाइएगा। n इज इक्वल टू 4 है तो l का संभावित मान 0, 1, 2 और नेक्स्ट 3। ठीक है, एक संख्या कम आएगा क्योंकि हम कैसे निकालते थे? n-1 फॉर्मूला से निकालते थे। तो इसमें आएगा s, 0 किसके लिए आएगा? s के लिए आएगा, फिर p, d और f। ये इस तरह से 4 इसके उपकोष आ जाएंगे, s, p, d, f। ठीक है, तभी तो हम तीसरी चौथी कक्षा में जाते हैं तो 4s, 4p, 4d, 4f पढ़ते हैं। तीसरी कक्षा में 3s, 3p, 3d पढ़ते हैं। दूसरी कक्षा में 2s, 2p पढ़ते हैं। पहली कक्षा में 1s ही बस करते हैं, 1s के बाद सीधे 2s, 2p में चले जाते हैं, 3s, 3p, 3d में जाते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f में भरते हैं इलेक्ट्रॉनों को। ये इस प्रकार से यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे? मुख्य कोशों की जो संख्या है उसमें उपकोषों के मान के सापेक्षिक रूप से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड क्या है हमारी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये किसी उपकोष के इलेक्ट्रॉन अवयवों को विभिन्न क्षेत्रों में अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। किसी विभिन्न अभिविन्यास, ठीक है, जो कि ऑर्बिटल हो गए, और ऑर्बिटल किस उपकोष में, किस अभिविन्यास, किस कक्षा स्थिति में, उसको निर्धारित करते हैं। इसको हम किससे निर्धारित करेंगे? m से। ठीक है, और m का मान डिपेंड करेगा l के मान पे। ठीक है,
आपको समझ में आ रहा है? m का मान निर्भर करेगा l के मान पे, ठीक है। l के लिए m के कुल मान कितने हो सकते हैं? इसके धनात्मक ऋणात्मक मान के साथ ज़ीरो वैल्यू भी होगी, प्लस माइनस l टू ज़ीरो, ये m वैल्यू को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। m का मतलब है माइनस l ज़ीरो प्लस l, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें शून्य भी शामिल होगा, ठीक है, इसके धनात्मक ऋणात्मक मान के साथ ज़ीरो वैल्यू इसमें ऐड होंगे। l की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब m भी ज़ीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर l का मान 1 है तो आप समझ जाइएगा ये क्या होगा, -1, फिर नेक्स्ट ज़ीरो, फिर इसी का प्लस वैल्यू +1 हो जाएगा। अगर l की वैल्यू 2 है तो 2 का मतलब आप समझ जाइए, -2 से लेंगे फिर +2 तक जाएंगे, कैसे आएगा, -2 -1 ज़ीरो फिर +1 +2, ये ऐसे इसके 5 मान मिलेंगे, ठीक है। l की वैल्यू अगर 3 है तो आप अंडरस्टैंड -3 -2 -1 ज़ीरो +1 +2 +3, ये 5, इसके 3 3 6 7 मान मिलेंगे, ठीक है। और l का मान 3 कब आता है, d के लिए आता है। l का मान 2 कब आता है, सॉरी, l का मान 0 किसके लिए आता है, l का मान 0 आता है s के लिए, है ना, तो m की वैल्यू s के लिए 0 हो जाएगी। l की वैल्यू 1 कब आती है, p के लिए आती है, px py और pz, ये ओरिएंटेशन तीनों का अलग अलग m वैल्यू आ गया। और ये d के लिए 5 टाइप्स है, 1 2 3 4 5, है ना, तो ये d के लिए मान आएगा। तो dx dy ऐसे 5 प्रकार हैं, तो इनमें से हम dx y dy z x² - y² और dz², ये 5 हो गए। और ये f ऑर्बिटल के लिए 3 वैल्यू आएगी, तो f ऑर्बिटल की 3 वैल्यूज़ हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला हम लोग सीख लिए, ये क्या हो जाएगा, l = हो जाएगा 2l + 1, ठीक है। 2l + 1 से हम इसको निकाल सकते हैं, इसकी टोटल वैल्यू m = 2l + 1, इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए कि l की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी है, सॉल्व करते हैं। l = 2, ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, m = 2 × 2 + 1, कितना हो गया, 2 दूनी 4 1 5, है ना, टोटल 5, ठीक है। तो 5 मतलब d सब सेल हो गई, d सब सेल, ठीक है, ये d सब सेल के लिए। तो l की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, टोटल संभावना कितनी मिल गई, यहाँ पे 5 हो गई। 5 का मतलब है अब d उपकोष कितने होंगे, 5 इसमें ओरिएंटेशन में आएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, है ना। ये -2 वैल्यू है, ये -1 वैल्यू है, 0 है, अब ये क्या है, +1 है और ये +2 है, इस प्रकार से, ठीक है। अब l = अगर 1 हमारा आया होता तो m = 1 × 2 × 1 + 1, 2 1 कम 2 1 3, है ना, 3 वैल्यू आ जाती, 3 वैल्यू मतलब आपका -1 0 और +1, है ना, px py और pz, ये तीनों के लिए इस तरह से मान निकल जाता है। उसको कैसे सॉल्व किया मैंने, 2l है, l की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 1 बताई, तो 2 × 1 + 1 सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 और ये 2 1 3, है ना, तो टोटल 3 वैल्यूज, तो +-1 to 0, ये क्या है, px py और pz, 3 उपकोष इसके लिए px py और pz के लिए निकाल लेंगे, px py और pz को। देखिए मैं इसको टोटल आपको यहाँ पे टेबल में बना के बताती हूँ। अगर मान लीजिए s है, ठीक है, n की वैल्यू s के लिए कितनी होगी, 0 आएगी, n = 0, और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 हो जाएगी, ठीक है। कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। अगर p में गए तो p में n की वैल्यू कितनी आती थी, 1 आती थी, sp d, और फिर नेक्स्ट f, d में कितना हो गया, 2, फिर f में कितने हो गए, 3 हो गए। तो p मतलब ये m की वैल्यू निकाल रहे हैं, m की वैल्यू कितना आ रही है, -1, फिर 0 और कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। इसमें क्या होगा, -2 -1 0 +1 और +2, -3 -2
-1 0 +1 +2 +3। सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या होगा, माइनस से चलेंगे प्लस तक जाएंगे, तो -3 -2 -1 फिर 0। तो ये एफ़ के लिए आ रहा है। एफ़ के लिए टोटल देखिए कितने मान हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज़ हो गई एम की। ठीक है, ये 5 हो गई। आपको पता है डी 5 टाइप्स का होता है, एफ पी 3 टाइप्स का होता है, तो तीनों के लिए अलग अलग, मतलब सभी ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एस में कितनी होती है, मैक्सिमम 2 होती है। ठीक है, पी में मैक्सिमम कितने, 2 2 4 2 6 भरेंगे, टोटल 6 आ जाएगा। और ये 5 है तो 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हो जाएंगे, 7 है तो 7 में 2 2 भरोगे तो 14, आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम निकालना सीख जाएंगे। SPD, इनके सभी के लिए वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब एक लास्ट बच रही है जिसको हम बोलते हैं 4 नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमेशा क्या होती है, एस किसी इलेक्ट्रॉन का उस कक्षा पर होने वाले जो चक्रण है उसको प्रदर्शित करेगी। चक्रण क्लॉकवाइज में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, अगर हमारा 2 प्रकार का प्रचक्रण हो सकता है, एक दक्षिणवर्ती घूर्णक, एक वामावर्ती घूर्णक। ठीक है, अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन बोलेंगे, दक्षिणवर्ती घूर्णक। ठीक है, और उसके विपरीत दिशा में घूम रहा है तो उसको वामावर्ती घूर्णक बोलेंगे। ठीक है, और इसके 2 संभावित मान हैं, कौन कौन से हैं, प्लस हाफ वैल्यू है और इसी का माइनस हाफ वैल्यू है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए प्लस हाफ। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, ठीक है, तो प्लस हाफ से, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है तो हम इसको माइनस हाफ वैल्यू से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ से 2 वैल्यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसकी किसी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो दिशा का निर्धारण करती है, और दिशा 2 दिशाओं में प्रदर्शित हो सकती है। या तो घड़ी की दिशा में घूमना होगा तो उसका मान होगा धनात्मक 1/2 वैल्यू। ठीक है, और एक उसका ऋणात्मक मान होगा जो कि क्या होगा, -1/2 की वैल्यू के रूप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर मान लीजिए एस में हमने इलेक्ट्रॉन भरा, पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू +1/2 आ जाएगी। और अगर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उसके लिए निकालेंगे तो ये फिर हो जाएगी -1/2 वैल्यू। तो ये -1/2 वैल्यू ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग उसे भरते समय ऐसा ऊपर एरो और फिर नीचे, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल SPD, F सभी कक्षाओं और ऑर्बिटलों के लिए क्वांटम नंबर्स को निकाल सकते हैं। ओके।